हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है। अब हम पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया एवं इनके समीकरण का हम क्रैश कोर्स करा दिए थे। अब हम इसमें एमसीक्यू कराएंगे। क्या कराएंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू कराएंगे। 30-40 होगा और पीवाईक्यू भी इसी में है, तो दोनों मिलाकर कराएंगे हम। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में बता दिए थे कि रासायनिक अभिक्रिया बहुत सा प्रकार का होता है। सबसे पहले बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें भाग लेने वाले को क्या कहते हैं। तो भाग लेने वाले को अभिकारक बोलते हैं, और जो चीज़ नया बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं या उत्पाद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कोई सी भी अभिक्रिया ले रहे हैं तो ये भाग लिया है तो इसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो चीज नया बना है उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद या प्रतिफल। तो इस तरह और बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार बता दिए थे। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया, संश्लेषण अभिक्रिया। बहुत से प्रकार का हम रिएक्शन बता दिए थे। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर हम जिस समय रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और जो लोग आप लोग देखिएगा, कभी भी देखिए उस समय, अगर इवनिंग रहेगा तो गुड इवनिंग और दोपहर रहेगा तो गुड आफ्टरनून। तो अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है AB प्लस CD तीर का साइन AD प्लस CD अभिक्रिया का नाम बताना है। तो इसमें इस तरह का हम देखेंगे, बताए थे कि संयोजन अभिक्रिया। क्या बताए थे? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करता है। हाँ, लेकिन एक पदार्थ बनना चाहिए। दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेगा, तब ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि AB और AD प्रोडक्ट साइड में उत्पाद है हुआ और ये प्रतिफल है। बी एक बार अलग हो गया है, एक बार सी के साथ बी आ गया है, एक बार बी सी के साथ चला गया है और बी एक बार डी के साथ चला गया है। तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा? संयोजन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें दो पदार्थ मिलकर दो बनाया है। यहाँ पे देखो वियोजन होगा नहीं। वियोजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तो वियोजन भी नहीं होगा। इनमें से कोई ऑप्शन तो होगा नहीं। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? उभय विस्थापन। कौन सा ऑप्शन जाएगा? उभय विस्थापन, ऑप्शन नंबर सी। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया में यही होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। यानी एक बार देखो, अगर इस पे माइनस है, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, प्लस है मान लो, तो आयनों का एक्सचेंज एक बार ए के साथ डी आ रहा है, एक बार बी के साथ सी आ रहा है, सी के साथ एक बार बी आ रहा है और एक बी के बाद ए के साथ एक बार डी आ रहा है। मतलब आयनों का दो तत्वों या यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हुआ है, तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उभय विस्थापन अभिक्रिया। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। इनमें से कौन सा रासायनिक समीकरण असंतुलित है? तो सबसे पहले संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तो संतुलित समीकरण करना क्यों आवश्यक है ये भी बताए थे। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही बताता है कि न तो द्रव्यमान का हम निर्माण करते हैं और न ही विनाश करते हैं। जितना लेते हैं उतना बनना चाहिए। मतलब जितना अभिक्रिया में होगा, जितना रिएक्टेंट मतलब अभिकारक साइड होगा, उतना प्रोडक्ट साइड भी होना चाहिए। मतलब उत्पाद के जितना इधर लेंगे उतना ही बनना चाहिए। तो उसको बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण करने का एक ही फंडा है, हर जितना भी इसमें तत्व या एटम है उसके परमाणु को, जितना भी तत्व है उसके परमाणु को दोनों तरफ, दायां पक्ष में और बायां पक्ष में, बायां पक्ष और दायां पक्ष में दोनों तरफ हर तत्व के परमाणु को बराबर किया जाता है। क्या किया जाता है? बराबर किया जाता है। जैसे चलो देख रहे हैं यहाँ पे 2 नंबर में कह रहा है कि असंतुलित, मतलब ये बराबर किसमें नहीं है। तो देखना पड़ेगा, यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ भी क्लोरीन कितना है? 2। तो ये किस प्रकार का समीकरण है? संतुलित समीकरण। कौन सा है? संतुलित। तो ये तो होगा नहीं, असंतुलित पूछा है। यहाँ पे देख रहे हैं पोटासियम कितना है? 2। यहाँ पे भी 2 है। क्लोरीन कितना है? 2। यहाँ पे भी 2 है। ऑक्सीजन कितना है?
यहाँ 3 और गुना 2 कितना हुआ 6, तो यहाँ भी 6, तो ये भी संतुलित है, असंतुलित तो नहीं है। आगे चलते हैं, यहाँ पे पी भी कितना है 1, यहाँ कितना है 1, सही है। नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1। अब ये देखते हैं आगे, ऑक्सीजन कितना है 6, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 2 3 और 2 5, तो ये ऑक्सीजन इधर 6 है और इधर ऑक्सीजन 5 है, तो ये कौन सा समीकरण हुआ असंतुलित। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया सी। लेकिन हम आगे भी देख रहे हैं, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन भी 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2, ये कौन सा हो गया संतुलित। तो इसका आंसर कौन सा होगा सी। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पूछ रहा है कि कौन सा फिर, अब यहाँ पे असंतुलित पूछा था, अब यहाँ पूछ दिया संतुलित। तो संतुलित समीकरण मतलब हर तत्व के परमाणु बराबर कर देना है। तो यहाँ ऑप्शन देख रहे हैं Fe, आयरन 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 3 है, तो ये असंतुलित हो गया। कौन सा समीकरण हो गया असंतुलित, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे देख रहे हैं नाइट्रोजन कितना है 1 और 1 यहाँ 2, यहाँ कितना 2, हाइड्रोजन 4 और यहाँ 4, ऑक्सीजन 2 यहाँ 2, तो ये संतुलित हो गया। मतलब बायां पक्ष में जितना तत्व के परमाणु होना चाहिए उतना ही दायां पक्ष में तत्व का परमाणु होना चाहिए, तो संतुलित समीकरण कहलाएगा। अगर नहीं होगा तो असंतुलित समीकरण। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बी। ऐसे हम पूरा ऑप्शन चेक कर दे रहे हैं। यहाँ पोटेशियम कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है ब्रोमीन 1, यहाँ कितना है क्लोरीन, यहाँ ब्रोमीन 2 है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ आयरन कितना है 1, यहाँ 2, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा आंसर हो गया सी। आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोग, ठीक है। आगे देखो सर, चार नंबर क्वेश्चन देखो सर। पूछ रहा है फिर असंतुलित, नहीं संतुलित पूछा है। क्या पूछा है संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण वही फिर हर तत्व के परमाणु जितना होगा दायां पक्ष में उतना ही बायां पक्ष में होना चाहिए। तो यहाँ मैग्नीशियम कितना है 1, यहाँ कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ 1 है, तो ये होगा नहीं, असंतुलित हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, ये भी नहीं होगा, असंतुलित हो गया। यहाँ पर देखना है Fe कितना है 1, यहाँ कितना है Fe 1, क्लोरीन कितना है 2, यहाँ 1, ये भी नहीं होगा। तो जो बच गया वही होगा और सब नहीं होगा। लेकिन हम चेक करते हैं, जिंक कितना है 1, यहाँ कितना है 1, यहाँ H2 हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ 2, सल्फर कितना है 1, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4, यहाँ भी 4। मतलब एक कौन सा समीकरण हो गया संतुलित समीकरण। कोई लिख रहा है क्या? हाँ लिखो लिखो। हाँ तो चलो सब आगे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, हो गया। आगे है कि निम्नलिखित में कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो बताए थे कि रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होता है। कैसे? रेडॉक्स का मतलब होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ हो, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ एक ही रिएक्शन में हो, एक ही रिएक्शन में होगा। तो कौन सी अभिक्रिया होगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसके चेक करने का एक ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, और नहीं तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसमें अवकरण हो रहा है तो देखना पड़ेगा। तो बताए थे कि ऑक्सीकरण उसे बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन का कमी हो, और अवकरण उसी का उल्टा, मतलब हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन में कमी हो, तो उसे अवकरण अभिक्रिया। तो देखते हैं यहाँ कैल्शियम यहाँ पे देख रहे हैं कि CO3 वियोजन अभिक्रिया है, तो कैल्शियम पे 2+ होता है, यहाँ भी 2+ हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन पे 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो 3 ऑक्सीजन है तो 1 ऑक्सीजन में -2 हुआ। यहाँ पे देख रहे हैं तो -2। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर न बढ़ रहा है न घट रहा है, स्थिर है यानी कांस्टेंट है, तो ये तो होगा नहीं, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, चूंकि ये आपके एलिमेंटल फॉर्म है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ पे +1 -1, तो देख रहे हैं कि
हाइड्रोजन के पास गए, 0 से 1, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, तो कौन सी अभिक्रिया होगा, ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं ऑक्सीडेशन 0 से -1, अब 0 बढ़ा है कि -1 बढ़ा है, 0 बढ़ा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जा रहा है और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जा रहा है, मतलब ऑक्सीकरण भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण, यानी दोनों साथ में हो रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। और किसी को दूसरे तरफ से समझना है तो देखो मैं बताए थे कि ऑक्सीजन, यहाँ पे देखो क्लोरीन में हाइड्रोजन का जुटना, बताए थे कि किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का जुटना यानी हाइड्रोजन में वृद्धि होना, अवकरण। तो क्लोरीन से यहाँ क्या हो गया, अवकरण। और किसी रिएक्शन से हाइड्रोजन में कमी, मतलब हाइड्रोजन में कमी क्या होगा, ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ 1 हो गया, मतलब पहले एक ही आया होगा तो संतुलित किया गया है, तो कौन सी होगा, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर सी। 2 तरह से, या तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, नहीं तो देखो किसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है और हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है, किसमें उसी का उल्टा अवकरण में भी होता है। तो इस तरह हम इसको भी कर लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, अगर तुम लोग को एक बात बताए तो जो भी वियोजन अभिक्रिया वाला होगा, वियोजन अभिक्रिया वाला होगा, वो न उसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है न कम होता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब स्थिर रहता है, तो न रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया होगा, तो ये तो होगा नहीं। अभी पिछले क्वेश्चन में कराए हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं Pb 0 है, एलिमेंटल फॉर्म है। यहाँ पे देख रहे हैं क्लोरीन पे 2 माइनस है, 1 हो गया, 1 के लिए यहाँ पे 2 प्लस, यहाँ पे +2 आ गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन देख रहे हैं। यहाँ पे कॉपर 0 से 2 में गया, 2 से 0 में गया है, रिडक्शन मतलब कमी आ गया, तो ये तो हो सकता है। अभी चेक करते हैं। Na2 ऑक्सीजन पर, सोडियम पर 1 प्लस, यहाँ भी सोडियम पर 1 प्लस, यहाँ पे 2 प्लस, बेरियम पर यहाँ भी 2 प्लस, यहाँ ही देखो ये कौन सा विक्रिया है, कोई देख कर बताएगा, ये कौन सी अभिक्रिया है, उभय विस्थापन। कौन सा है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो उभय विस्थापन अभिक्रिया और संवियोजन अभिक्रिया जनरली सामान्यतः उसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं होता है, तो ये तो होगा नहीं। हम ऐसे भी देख लिए हैं, Mna2 मैग्नीज का ऑक्साइड है, इस पे हो गया 4 प्लस, यहाँ पे होगा 2 प्लस, यहाँ पे होगा 0, यहाँ पे क्लोरीन देखो -1 में है, 0 में गया, क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ पे देखो 4 से 2 घट गया, तो इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हम फिर से हम चेक कर रहे हैं। +0 से +2 में गया ऑक्सीडेशन, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो गया 2 से 0 में गया, यहाँ पे +4, यहाँ पे +2, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे -1 से 0 में गया, रिडक्शन। यहाँ भी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, 4 से +2 में गया रिडक्शन, +1 से 0 में गया रिडक्शन, मतलब इसमें खाली रिडक्शन हो रहा है, मतलब इसमें अवकरण हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा, ए नंबर। समझ में आया तुम लोग? आगे क्वेश्चन नंबर 7, कॉपर Cu+O2 और कॉपर का ऑक्साइड बनाया हुआ है, किस प्रकार का अभिक्रिया। अब ऑप्शन देखना है, अपघटन। अपघटन का मतलब होता है वियोजन, अपघटन का मतलब टूटना, तो एक पदार्थ टूटेगा 2 या 2 से अधिक में, तो उसको बोलेंगे अपघटन। लेकिन और ये तो होगा नहीं, क्योंकि 2 पदार्थ मिला है, तो ये होगा नहीं। चलो, ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का जुटना, क्या होगा, ऑक्सीजन का जुटना, ये हो सकता है। लेकिन आगे चलते हैं, उदासीनीकरण में आयनों का एक्सचेंज होता है, आयन का आदान प्रदान होता है 2 के बीच, तो ये भी होगा नहीं। अवक्षेपण में, अवक्षेप वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप व्हाइट कलर का, श्वेत रंग का पीपीटी बनता है, अवक्षेप बनता है, उसे ये भी होगा नहीं। तो कौन सा अभिक्रिया होगा, ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण के लिए बता रहे हैं कि ऑक्सीजन का जुटा है किसमें, कॉपर में। यहाँ कॉपर सिंगल था, किस कॉपर में ऑक्सीजन का जुटना, क्या होगा, ऑक्सीजन में जब वृद्धि होगा, ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना, कैसी रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया। तो आंसर कौन सा होगा, बी नंबर। आगे क्वेश्चन हम कर रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन, अभिक्रिया Fe2O3 + Al2, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और Fe।
ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अब हम देख रहे हैं कि एल्युमिनियम एक बार ऑक्सीजन के साथ आ जा रहा है और एक बार आयरन ऑक्सीजन आयरन से अलग हो जा रहा है, मतलब एक आदमी का आयन का आदान प्रदान। मतलब इसमें बताए थे कि एक क्रियाशीलता श्रेणी होता है कि बताए थे कि लिखन काका मांगे आलू जिंक है प्यारे सिल्वर कॉपर और गोल्ड, ये बताए थे अभी क्रियाशीलता श्रेणी। तो इस प्रकार की अभिक्रिया के लिए मतलब एक आदमी में जो अधिक क्रियाशील है कम क्रियाशील वाले को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है, तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन या उसी का नाम होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो वियोजन में तो होगा नहीं, इसमें टूटता है। संयोजन में बन दो मिल के एक बनाता है और द्विविस्थापन में होगा नहीं क्योंकि दो आदमी का आयन का एक्सचेंज होता है। और विस्थापन एकल विस्थापन इसी का नाम है। तो कौन सा अभिक्रिया, एकल विस्थापन या विस्थापन। चलो 9 नंबर देखो सर, कॉपर का ऑक्साइड प्लस H2 Cu प्लस H2 किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दो पदार्थ मिलकर दो बनाया है, तो ये तो संयोजन होगा नहीं, अपचयन भी नहीं होगा, टूटा नहीं है, अपघटन भी नहीं होगा। अपचयन दूसरा, ये अपचयन बोलते हैं किसको, अपचयन किसको बोलते हैं, अवकरण। क्या बोलते हैं, अवकरण। देख रहे हैं। और उपचयन किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होना चाहिए, यहां से ऑक्सीजन हट जा रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना किस प्रकार की अभिक्रिया, अपचयन अवकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवकरण। कौन सा उपचायक है, तो इस तरह उपचायक, उपचायक मतलब ऑक्सीडेंट कौन है, उपचायक जिसका ऑक्सीकरण होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा, तो किसी कारण होगा ऑक्सीकरण, क्या ऑक्सीजन का जुटना, उपचायक। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक के लिए क्या होता है, वही ऑक्सीकारक जिसमें ऑक्सीजन का जुटना, डी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। लिखो सर, हो गया। क्या उपचायक, उपचायक का मतलब हो गया ऑक्सीकरण, जिसके कारण होता है ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकारक वही हो गया, उपचायक का ही नाम होता है ऑक्सीकारक। तो इतना हम क्वेश्चन कराने के बाद आगे हम चल रहे हैं। दिखाई दे रहा है, हम देख रहे हैं एक बार। अब दिखाई दे रहा है तुम लोग को, हाँ चलो सर। निम्नलिखित में 13 नंबर, कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रकाश से अपघटित होता है, मतलब विघटन किसका होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण। तो सूर्य के प्रकाश के कारण किसका विघटन होगा, तो तुम लोग जानते हो कि सोडियम क्लोराइड, जनरली सोडियम का और पोटासियम के क्लोराइड जो होता है वो विद्युत के कारण टूटता है। तो विद्युत के कारण टूटेगा, ये तो होगा नहीं। HCl ये भी नहीं होगा, ये पानी में रखने से टूट जाता है क्योंकि अम्ल है। और KCl ये भी नहीं होगा क्योंकि अभी बताएं कि इसमें विद्युत, तो सोडियम के क्लोराइड और पोटासियम के क्लोराइड विद्युत देंगे तो टूटता है। तो बच्चा कौन, AgBr, एक किस कलर का होता है, श्वेत कलर का। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है, क्या हुआ, हाँ चलो सर। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किस में करते हैं, तो बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त हम किस में करते हैं, संकेत को लिखकर समीकरण के रूप में। क्या ऑप्शन देखते हैं, संकेत के रूप में नहीं, अनुसूत्र के रूप में, अनुसूत्र के रूप में व्यक्त करते हैं नहीं, सरल सूत्रों में नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया जैसे मान लो यहाँ लिख दिएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये नाम है, लेकिन इसको हम कैसे रूप में लिखते हैं, मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2। तो ये क्या हुआ, समीकरण के रूप में लिखे हैं। तो कैसे कैसे लिखते हैं, समीकरण के रूप में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, समीकरण के रूप में। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कोई फॉर्मूला बताएगा, NaOH प्लस, जैसा बोल रहा है वैसा रिएक्शन लिखते हैं, जिंक का Zn। अब अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा,
तो हम बताए थे कि मेटल का अभिक्रिया जब हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो जिस मेटल का होता है उसी का क्या बनता है, जिंकेट। क्या बनता है, जिंकेट। अब जिंकेट का फॉर्मूला बनाना, तो जिस मेटल का रहेगा उसी का जिंकेट बनेगा। तो सोडियम कर रहा है वह, मैं जिंक कर रहा है किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो जिंक का क्या बनेगा, जिंकेट। तो क्या पढ़ेंगे इसको, सोडियम का और उसमें जिंकेट दोनों लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Na2ZnO2 प्लस H2O। तो एक जिंकेट बनाता है किसका, सोडियम का जिंकेट। मतलब इसको बोलते हैं Zn O2 को जिंकेट और सोडियम का सोडियम जिंकेट। तो कौन से बनेगा, इसका ऑप्शन होगा सी नंबर, भले डी नंबर। कौन सा होगा, ये 2013 में पूछा हुआ। आगे चलो, इनमें से कौन सा उत्पाद को लेड नाइट्रेट को गर्म करने का, अब लेड नाइट्रेट का कोई फॉर्मूला बताएगा, हाँ बताओ, सब हम आ रहे हैं देखने। तुम्हारा गलत है, मयंक का गलत है। उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म कर, तो लेड नाइट्रेट, लेड क्या होता है पीबी, और चूंकि नाइट्रेट है तो नाइट्रेट पे क्या होता है NO3, और पीबी पर कितना प्लस होगा, 2 प्लस भी होता है, 4 प्लस भी होता है, लेकिन हम क्या लिखेंगे बताओ सब। NO3 पर 1 माइनस और पीबी पे 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। तो इसको जब हीट करेंगे, डिकम्पोजिशन है मतलब वियोजन अभिक्रिया है, तो ये बनता है उसी का ऑक्साइड, पीबी का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ये उत्पाद बनता है उसी का ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। तो जब हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो उसी का ऑक्साइड बनेगा, जिसका लेंगे नाइट्रेट, जैसे पीबी लिए हैं तो पीबी का ऑक्साइड बनेगा और NO2 प्लस O2 बनेगा। कोई बताएगा NO2 का कलर कैसा होता है, मतलब रंग कैसा होता है, अगर किसी को याद नहीं है तो आगे इसी में क्वेश्चन पूछा भी है, ब्राउन कलर का होता है, यानी ब्राउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भूरा कलर, यानी ब्राउन कलर। तो NO2 ब्राउन कलर का होता है। और फेरस सल्फेट, कोई आगे इसी में क्वेश्चन होगा, ये आगे वाला क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर यानी हरा कलर का। तो जब आगे हम बता रहे हैं, चलो 17 नंबर क्वेश्चन देखो सर। समीकरण, इसका कोई नाम बताएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम, हाँ बताए थे, बहुत अच्छा बताए थे कि कैल्शियम कार्बोनेट का नाम होता है संगमरमर, खड़िया, टाइल्स देखे हो वही होता है संगमरमर, खड़िया संगमरमर, ये होता है कैल्शियम का कार्बोनेट। तो इसको जब हीट किया है तो 2 चीज में छूटा है, तो मतलब इसमें एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ का निर्माण किया है। तो बताए थे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर 2 पदार्थ का निर्माण करता है तो उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन या अपघटन। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे देखो सब 18 नंबर, इसमें से कौन सा सही है। तो इस तरह का फॉर्मूला पूछा है, सोडियम कार्बोनेट प्लस 5H2O, हम तो फॉर्मूला नहीं जानते इसका, Na2CO 7H2O ये भी हम नहीं जानते हैं, Na2O 2H2O ये भी नहीं जानते हैं, Na2CO3 10H2O, ये किसका फॉर्मूला है कोई बताएगा, धोबिया सोडा, बहुत अच्छा, किसका, धोबिया सोडा या धोवन सोडा। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी नंबर। फेरस सल्फेट, अभी बताए थे कि फेरस सल्फेट का कोई फॉर्मूला बताएगा, FeSO4, फेरस पूछा है, फेरिक नहीं, फेरस पर 2 प्लस होता है और फेरिक पे 3 प्लस, तो इस पर भी 2 माइनस, इस पर भी 2 प्लस, तो बना फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर का, यानी हरा कलर, कैसा होता है, हरा कलर का, इसका आंसर ग्रीन है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग, अभी बताए थे कि जब पीबी प्लैटिनम नाइट्रेट को गर्म किए थे तो NO2 प्लस O2 प्लस उसी का ऑक्साइड बना था, तो किस कलर का था, ब्राउन कलर यानी भूरा कलर का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। साग सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो हम बताए थे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में श्वसन, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, साग सब्जियों का विघटन होना, वनस्पति पदार्थों और प्राकृतिक गैसों का दहन होना, ये सब कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, बहुत सारा ऊष्मा उसमें से निकलता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया हुआ है, उपचयन मतलब उपचयन का ही नाम है क्या, ऑक्सीकरण।
तो ऑक्सीकरण क्या कहते हैं? हाइड्रोजन का हटना और ऑक्सीजन का जुटना। तो ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, इसमें कौन सा कोई बताएगा क्या होगा आंसर? ये भी सही है, ये भी सही है। और इलेक्ट्रॉन का त्याग, तो हम बताए थे कि मेटल जो होता है धातु, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके, जैसे हम बताया सोडियम इलेक्ट्रॉन का जब त्याग करता है तो Na+ बनाता है। तो यहाँ पे देखना 0 से 1 में गया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया। तो ऑक्सीजन नंबर बढ़ा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया है, तो कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण। या इसी का नाम, ऑक्सीकरण का ही नाम क्या होता है? उपचयन। तो कौन, इसमें कौन सा आंसर होगा? सभी में। Zn+ कॉपर सल्फेट, Zn दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की? अब बताया है कि कम क्रियाशील वाले तत्व अधिक क्रियाशील वाले तत्व द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, तब इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा होगा? विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि एक बार सल्फेट जिंक सल्फेट के साथ आ जा रहा है और एक बार अलग कॉपर अलग हो जा रहा है, तो इसमें कौन सा ज्यादा क्रियाशील है? जिंक ज्यादा क्रियाशील है। बताए थे कि लिखन काका मांगे आलू, लिखन काका मांगे आलू जिंक है प्यारे सिल्वर गोल्ड और कॉपर, सिल्वर कॉपर और गोल्ड, ये बताए थे हम बता दे रहे हैं। अगर किसी को आगे आएगा इसी क्वेश्चन में तो हम बता देंगे, लिखा देंगे। तो 23 नंबर कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? क्या है क्वेश्चन? आगे चलो, आगे हम बता रहे हैं क्या है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना एक होता है बिना बुझा हुआ चूना, एक होता है बुझा हुआ चूना। तो एक बार हम पढ़ाए थे कि क्रैश कोर्स क्लासरूम के पढ़ाए थे कि धातु और धातु में कि नहीं, अम्ल और भस्म वाले चैप्टर में कि भुजा हुआ चूना पर जब हम क्लोरीन गैस प्रभावित करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, निरंजक चून बनता है। तो भुजा हुआ चूना क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? अब ये फार्मूला है, अगर किसी को फार्मूला शीट चाहिए, मतलब केमिस्ट्री में 10th क्लास के लिए कितना फार्मूला याद करना है, तो उसके लिए भी हम वीडियो एक बना देंगे, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं भुजा हुआ चूना, और बिना भुजा हुआ चूना को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ये बिना भुजा हुआ चूना, ये भुजा हुआ चूना, ये संगमरमर है। आगे अब चलते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग? हाँ तो देखो पीछे से दिख रहा है 25 नंबर क्वेश्चन। हाँ तो 25 नंबर क्वेश्चन के लिए इस तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे बनाने के लिए हम एक ट्रिक लिखवा रहे हैं, से कौन सा क्रियाशील ज्यादा होगा। तो एक बार लिखाए थे लिखन काका मांगे आलू जिंक लोहा। क्या मांगे? एक लिखन काका है, एक क्रियाशीलता श्रेणी है, हम बता रहे हैं। लिखन काका मांगे आलू जिंक आयरन प्यारे हैं कॉपर सिल्वर और गोल्ड। क्या है? और गोल्ड। सबसे कम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रियाशीलता श्रेणी कम होता है। ऊपर वाले नीचे को, जैसे हम बताए थे क्लास में बताए थे कि ऊपर वाले नीचे को विस्थापित कर सकता है, लेकिन नीचे वाले ऊपर को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो हम बताए थे कि इसका याद करने का यही फंडा है कि ऊपर वाले को समझ लो भगवान, ऊपर क्या है? भगवान, और नीचे क्या है? हम लोग। तो भगवान हमको बुला सकते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं बुला सकते हैं। तो उसी तरह ऊपर वाले नीचे को विस्थापित कर देगा, लेकिन नीचे वाला ऊपर को नहीं। तो जितना नीचे आएंगे वो कम क्रियाशील होगा। सबसे कम क्रियाशील क्या होता है? सोना। इसीलिए सोना को कहीं भी रख दो, पानी मिट्टी के अंदर कहीं भी रख दो, वो किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। तो उसी तरह का ज्यों करते हैं वो बना रहता है। तो सोना कम क्रियाशील है, उससे ज़्यादा है सिल्वर, उससे कॉपर। तो सबसे ज़्यादा है लिथियम, पोटासियम, सोडियम। तो 25 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए कह रहा है कि परख नली लिए गए विलयन में एक लोहे की कील। अब लोहा कहाँ है? यहाँ है। अब लोहा किसको विस्थापित कर सकता है? अपने नीचे वाले को, ऊपर वाले को तो विस्थापित नहीं करेगा। तो देखेंगे इसमें
25 नंबर में ZnSO4 है, CuSO4 है, FeSO4 है, Al2SO4। जब लोहा को लोहा के विस्थापित करेगा नहीं। अब देखो एल्युमिनियम ऊपर है तो ये होगा नहीं। कॉपर देखो, कॉपर नीचे है तो बताएं कि नीचे वाला ऊपर वाला नीचे को खींच सकता है, यानी अगर ये अधिक क्रियाशील है कम क्रियाशील है तो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील वाले को जलीय विलयन को विस्थापित कर देगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा? CuSO4। ZnSO4 देखो Fe से ऊपर है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? B। तो इस तरह ये क्रियाशीलता श्रेणी क्या है? क्रियाशीलता श्रेणी हम पढ़ाए थे मेटल और नॉन मेटल। हाँ आगे चलो। 26 नंबर देखो सर, ये बता दिए 26। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होना, मतलब ऑक्सीजन में कमी होना। तो बताए थे कि ऑक्सीजन में कमी हो और हाइड्रोजन में बढ़ोतरी हो यानी वृद्धि हो तो उस तरह को अवकरण अभिक्रिया। तो देखो इसमें कौन सा है? अवकरण का ही नाम होता है उपचय, अपचय। कौन सा होगा? अपचय। FeSO4 CuSO4 फिर वहीं आ गया कि अधिक क्रियाशील वाले कम क्रियाशील को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। तो कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। इसमें कहा है विस्थापन अभिक्रिया? ये रहा। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए हम मेटल और नॉन मेटल में बताया कि जिंक तो Zn लिख दिए प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है कोई बताएगा? H2SO4। अब जब बताए थे कि मेटल एसिड से अम्ल से अभिक्रिया करता है तो किस तरह का गैस उत्पन्न होता है? हाइड्रोजन गैस। और उसी का क्या बना लेता है? मतलब उसी का लवण बना लेता है। हाँ, तो क्या जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल तो क्या हो जाएगा? ZnSO4 उसी का सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा होगा आंसर? O2 तो होगा नहीं, CO2 होगा नहीं, N2 होगा नहीं, कौन सा होगा? हाइड्रोजन। अब बताना है 29 नंबर। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा जाता है? 2020-19 में पूछा हुआ है। तो ऑक्सीजन में वृद्धि होना क्या? ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का ही नाम होता है क्या? उपचय। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेना बताएं, अब आते समय ही बताएं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले को क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो चीज नया बनता है उसे प्रतिक। तो जो भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। चलो आगे देखो सर, 31 नंबर दिख रहा है। हाँ, 31 नंबर देखो तो H2 प्लस O2 2H2O 1। तो देख रहे हैं कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना है, मतलब वाटर दो बार बना है, वाटर नहीं बना है, दो बार। तो दो पदार्थ मिलकर एक बना है तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। बताया था कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनता है उसे संयोजन अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? दिख रहा है? हाँ, तो देखो सर, विस्थापन अभिक्रिया मतलब दोनों आदमी का आयन का आदान प्रदान होगा। तो FeSO4 एकल विस्थापन होगा। ये तो वियोजन अभिक्रिया है, होगा नहीं। यहाँ पे देखो सब, ये एक पदार्थ बन रहा है, होगा नहीं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? अच्छा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल की अभिक्रिया भस्म से कराते हैं तो लवण तथा जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक प्रकार का क्या है? उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्वि विस्थापन अभिक्रिया है। तो हम 2021 तक का PYQ कराए हैं।